नमस्कार दोस्तों। नया इनकम टैक्स बिल आने के बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इस नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर प्रॉपर्टी सेल परचेज को लेकर क्या नए प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या टैक्सेशन रहेगा अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, क्या उसको इनकम टैक्स के दायरे के अंदर रखा गया है। अगर उसको इनकम टैक्स के दायरे के अंदर रखा गया है तो उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं। आज की डेट में हम लोग जो है मान लीजिए अपना कोई प्लॉट है, कोई फ्लोर है, कोई फ्लैट है, कोई बिल्डिंग है, वो अगर सेल आउट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या टैक्सेशन रहेगा नए इनकम टैक्स बिल के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि प्रॉपर्टी को सेल करने पर कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये गलत फहमी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो तो उनको अपने पूर्वजों से मिली है, या वो प्रॉपर्टी तो उन्होंने अपने पैसे की परचेज की है, अगर उसको फिर से सेल करेंगे तो किस लिए उस पर टैक्स देना होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी उन्हें गिफ्ट में मिली है, उसको अगर वो सेल करेंगे तो उस पर उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हर तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, वो प्रॉपर्टी जो है इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या मानी गई है, कैपिटल एसेट मानी गई है। और अगर वो कैपिटल एसेट मानी गई है, उसको आप सेल करेंगे, कोई प्रॉफिट आपको अराइज होगा तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये जो पहला सवाल है कि क्या सेल ऑफ प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है या नहीं, तो ये एग्जिस्टिंग जो लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके अंदर भी टैक्सेबल है, और जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 है उसके अंदर भी इसको जो है टैक्सेबल रखा गया है। इट मींस आप प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे, प्रॉफिट अराइज होगा तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक सवाल आता है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर जो प्रॉफिट होगा उस पर जो है क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आपको समझनी होगी कि इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको कैपिटल एसेट माना गया है। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको कैपिटल एसेट माना गया है, और इस कैपिटल एसेट को अगर आप सेल करेंगे तो उस पर आपको जो है टैक्स पे करना होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉफिट अराइज हुआ, कोई भी गेन अराइज हुआ, तो वो जो है टैक्सेबिलिटी के दायरे के अंदर आ जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है अगर हम बात करें वो कैपिटल एसेट्स के दायरे से बाहर रखी गई है। इट मींस अगर आप उनको जो है सेल करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा, उस पर जो गेन अराइज होगा, वो जो है कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, उस पर जो है कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जनरली क्या होता है, किसी बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री है, जो मटेरियल आप सेल परचेज करते हैं, जो गुड्स आप सेल परचेज करते हैं, वो जो स्टॉक है वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। तो इसलिए यहां पर इसको जो है कैपिटल एसेट्स में नहीं रखा गया है। सेकंड है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप सेल आउट करते हैं, तो ऐसे में उस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उसको जो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इस एग्रीकल्चर लैंड के लिए कुछ कंडीशंस बताई गई है, वो कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तभी जो है वो आपकी कैपिटल एसेट्स में काउंट नहीं होगी, उसको कैपिटल एसेट्स के दायरे से बाहर किया जाएगा। अगर वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल एसेट, और उसकी सेल करने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो इन जनरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना गया है, बट उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा। वो कंडीशंस का आप कंप्लायंस कर देते हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा जो आपकी पर्सनल इफेक्ट्स है, पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर जो आपकी मूवेबल एसेट्स, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए आप अपने पास रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जो आपकी बाइक है, जो आपकी कार है, या फिर इसके अलावा जो है आपका फर्नीचर है, जो आप कपड़े पहनते हैं, वियरिंग अपीयरेंस है, तो ये सब जो है मूवेबल प्लस पर्सनल यूज, अगर ये कंडीशन आपकी आ जाती है तो ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे। लेकिन कुछ पर्सनल इफेक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, इनको क्या माना गया है, कैपिटल एसेट्स माना गया है, और इन पर आपको जो है
कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने इनको सेल किया और उस पर कोई प्रॉफिट अराइज हुआ। तो बात करें हम प्रॉपर्टीज की, बिल्डिंग्स की, लैंड्स की, प्लॉट्स की, फ्लोर्स की, फ्लैट्स की, तो वो क्या है, इमूवेबल। और इमूवेबल प्रॉपर्टी ईच एंड एवरी केस में क्या मानी गई है, कैपिटल एसेट। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी, अदरवाइज जो है बाकी सभी प्रॉपर्टी जो है आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। और उसकी सेल पर जो भी गेन अराइज होगा, जो भी प्रॉफिट अराइज होगा, वो क्या होगा, कैपिटल गेन, और उस पर क्या पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। इसके बाद यहां पर जो है अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के लिए कि ये जो कैपिटल गेन है कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसके लिए यहां पर जो है मान लीजिए 2021 में हमने एक प्रॉपर्टी परचेज की। 2021 के अंदर वो जो प्रॉपर्टी हमने परचेज की उसकी अमाउंट, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है 25 लाख रुपीज। 25 लाख रुपीज में प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, उस पर 50,000 रुपीज के एडिशनल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे की, 2 लाख रुपीज की जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह है वो पे की, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाती है 27,50,000 रुपए, जिसे टेक्निकली कहा जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद 2024 या 2025 के अंदर ये प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है 35 लाख रुपीज की, जिसमें ब्रोकरेज पे की जाती है 1 लाख रुपीज की, जो कमीशन दिया जाता है एजेंट को। तो हमारा जो नेट कंसिडरेशन है दैट इज 34 लाख रुपीज, 34 लाख रुपीज हमें मिलते हैं। तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा दैट इज 34 लाख माइनस 27 लाख 50,000, तो हमारा 6,50,000 रुपए का क्या आ जाता है, प्रॉफिट, जिसे हम कहेंगे कैपिटल गेन। 6,50,000 रुपए का हमें फायदा हुआ है और इस फायदे पर हमें क्या देना होगा, कैपिटल गेन टैक्स। अब यहां पर ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये भी दो तरह का हो सकता है। अगर इनकम टैक्स के कैलकुलेशंस के पर्पज से हम समझे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो अलग अलग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि दोनों पर अलग अलग टैक्स रेट्स दी गई हैं। यहां पर अगर वो प्रॉपर्टी आपने 24 महीने के लिए या उससे कम समय के लिए होल्ड की है तो वो जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। फॉर एग्जांपल आपने 2022 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और अगर आपने उसको 2026 में बेचा तो यहां पर आपने उसको होल्ड किया है 24 महीने से ज्यादा, तो ये आपका बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जबकि अगर आपने 2025 में खरीदी और 2026 में उसको बेच दिया तो ये आपने 24 महीने से कम समय के लिए होल्ड की है, ये आपकी बन जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको देखना होगा कि कितने समय के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया। अगर 24 महीने या उससे कम समय के लिए होल्ड किया है तो आपको जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 24 महीने से ज्यादा के समय के लिए होल्ड किया है तो आपका जो कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और दोनों में ही अलग अलग टैक्स आपको यहां पर जो है कैलकुलेट करना होगा। दोनों के लिए जो टैक्स रेट्स दी गई है अलग अलग टैक्स रेट्स दी गई हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो आपको टैक्स देना होगा वो देना होगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। जो आपकी स्लैब्स होती है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो जो आपको स्लैब्स दी गई है उस स्लैब्स के अकॉर्डिंग अगर आप 5% कैटेगरी में आते हैं तो 5% टैक्स, 10% कैटेगरी में आते हैं तो 10% टैक्स, 20% कैटेगरी में आते हैं तो 20% टैक्स, 30% कैटेगरी में आते हैं तो 30% टैक्स। इट मींस अकॉर्डिंग टू योर स्लैब्स, जो आपकी स्लैब्स दी होती है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। तो जो भी आपकी स्लैब्स एप्लीकेबल है, अगर आप हायर स्लैब्स में होंगे तो हायर टैक्स पे करना पड़ेगा, लोअर स्लैब्स में होंगे तो आपको लोअर टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है जहां पर आपने 24 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए उसको होल्ड किया उसके बाद आपने उसको सेल किया, तो यहां पर जो है अब आपको चेक करना है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको अलग जो है प्रोसीजर बताया गया है, और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा उसके अलावा आप हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म, या फिर आप है कंपनी, या फिर आप है एओपी, या फिर आप है बीओआई, तो ये अगर आप हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो आपको 12.5% जो है आपको टैक्स पे करना होगा।
हमारे एग्जाम्पल में जो 6,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था उस पर सीधा सीधा 12.5% जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है उसको पे किया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो ऐसे में यहां पर आपको 12.5% का टैक्स ही जो है पे करना है। जैसे आपने यहां कैलकुलेट किया सेम वे में आपको यहां पर जो है 12.5% का टैक्स पे करना है। लेकिन एक छोटा सा बेनिफिट आपको दिया गया है, छोटा सा बेनिफिट आपको दिया गया है। अगर आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, अगर आपने उसको खरीदा है 23 जुलाई 2024 से पहले, तो यहां पर आपको एक बेनिफिट दिया जाएगा इंडेक्सेशन का, लेकिन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 20%। टैक्स रेट आपकी बढ़ा दी गई है 20%, लेकिन एक बेनिफिट आपको मिलेगा इंडेक्सेशन का। ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार तो आपका लाखों रुपए का जो टैक्स है वो सेव कर देता है। इंडेक्सेशन क्या है वो भी समझना जरूरी है, लेकिन यहां पर जो हायर रेट है 20% वो इसीलिए दी गई है, जहां पर आपको एक तरफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया तो वहां पर आपकी जो टैक्स रेट है उसको भी क्या कर दिया गया 20%। लेकिन ध्यान रखना 23 जुलाई 2024 से पहले आपकी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की गई हो। 23 जुलाई 2024 के बाद अगर प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो आपको सीधा सीधा 12.5% का टैक्स पे करना है, कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अब ये इंडेक्सेशन क्या है ये समझना जरूरी हो जाता है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है और उसकी जो परचेज प्राइस है, उसकी जो परचेज प्राइस है जिसे हम टेक्निकली कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको हम क्या कर देते हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। इट मींस मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1,00,000 रुपए की और एक साल के बाद जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, मान लेते हैं वो है 7%, तो हमारी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो मानी जाएगी 1,07,000 रुपए। इट मींस हमारी जो प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है अब वो 1,00,000 रुपए नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 1,07,000 रुपए। तो ये जो 7% का इन्फ्लेशन हमने एडजस्ट किया अपनी कॉस्ट के लिए उसको कहा जाता है इंडेक्सेशन। और इसके लिए यहां पर मान लेते हैं हम 1,00,000 रुपीज की हमारी जो कॉस्ट थी उसको हमने 107 से जो है मल्टीप्लाई किया और 100 जो हमारा बेस प्राइस है, जो बेस इंडेक्स है, उससे हमने उसको डिवाइड किया तो हमारी जो वैल्यू आ जाती है 1,07,000 रुपए। अब ये बात आई कि ये जो 7% का इन्फ्लेशन है इसको कौन डिसाइड करेगा। ईच एंड एवरी ईयर कितना प्राइस एडजस्ट किया जाएगा, 7%, 8%, 9%। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो पब्लिश करती है, वो जारी करती है। 2001-2 को बेस मानते हुए यहां पर 100 जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रखा गया और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 105, नेक्स्ट ईयर 109, नेक्स्ट ईयर 113, इस तरह से करते हुए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 348 जो है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है और 24-25 के लिए 363 है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम यहां पर और अच्छे से समझ लेते हैं कि कोई परचेज ईयर हमने जैसे मान लीजिए 2010-11 के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी अमाउंट थी 10 लाख रुपीस और हमने इसको जो है 2024-25 में सेल आउट किया जहां पर इसकी जो सेल वैल्यू है वो है 25 लाख रुपए। अब पहली बात तो यह चेक करना है कि प्रॉपर्टी कब परचेज की गई है, 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई है, तो इट मींस हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पर 2010-11 में हमने प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख रुपीस की, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन विच प्रॉपर्टी इज सोल्ड, जिस साल में प्रॉपर्टी बेची गई। 24-25 में यहां प्रॉपर्टी बेची गई है तो यहां पर 363 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उस ईयर का जो इंडेक्स जिस साल में प्रॉपर्टी परचेज की गई। तो 10-11 में प्रॉपर्टी परचेज की गई है जहां पर क्या है 167, तो डिवाइड करेंगे 167 रुपीज से। तो यहां पर हमारी जो एडजस्टेड कॉस्ट आ जाती है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट आ जाती है, दैट इज 21,74,850 रुपीज।
तो हमारा जो कैपिटल गेन होगा, अब वो कैपिटल गेन कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, 25 लाख माइनस 21,74,850 रुपए, और हमारी जो कैपिटल गेन होगा 3,25,150 रुपए, और इसमें हमें कितना टैक्स पे करना है, 20%। अब आप देखिए हमारा वैसे प्रॉफिट हुआ है 25 लाख माइनस 10 लाख, 15 लाख रुपए का। अगर 15 लाख रुपए पर हम 12.5% का टैक्स पे करें, जबकि यहां पर 3,25,000 रुपए पर 20% का टैक्स पे करें, तो यहां पर हमारे लिए लोअर टैक्स जो है हम कब पे करेंगे, जब हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जहां पर प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी गई है, 23 जुलाई 2024 से पहले, तो वहां पर आप क्या करेंगे, दोनों ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं, 12.5% के अकॉर्डिंग और इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग 20%। इन दोनों में से जो भी आपका लोअर टैक्स बनता है, जहां पर भी आपको कम टैक्स पे करना पड़ सकता है, वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी अगर 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सीधा सीधा 12.5% आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये जो है इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा जो है डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर डेमो वीडियो जो है आप इन कोर्सेज की जो है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, बहुत सारे कोर्सेज आपको जो है अवेलेबल कराए गए हैं। तो ये थी एक जो इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर न्यू इनकम टैक्स लॉ। और ऐसी ही ढेर सारी जो है वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी। और अगर आप भी चाहते हैं किसी स्पेसिफिक जो है इशू पर, स्पेसिफिक टॉपिक पर जो है वीडियो बनाई जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो वीडियोस आप चाहते हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।